अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? माय नेम इज़ उमैर महबूब and the topic of today, again it is being flashed on your slide. It is era of tight bipolarity and loose bipolarity. एक तो आपको टॉपिक का नाम सुनते साथ ही क्लियर हो गया है कि ये कोई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात है। उसी वक्त दो पावर्स थी, बाइपोलैरिटी, बाइपोलर से निकले दो पावर्स। अब टाइट और लूज क्या है, वी कम टू दैट। 1947 से लेकर 1956 तक का जो इरा है ना, उसको हम कहते होते हैं टाइटली बाइपोलर। ठीक है। 1945 में देखें वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है। 1945 के बाद हेम ऑफ अफेयर्स के ऊपर दो सुपर पावर्स का हो गया मामला जी, यूएस और सोवियत यूनियन। यूएस का अपना ब्लॉक है, सोवियत यूनियन का अपना ब्लॉक है। अगली बात ये होती है कि यूएस अपने तरीके से सोवियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है एंड वाइस वर्सा। 1953 में बाय चांस दोनों मुल्कों में चेंज इन लीडरशिप आती है। 1953 में यूएस में आ जाता है आइजनहोवर और सोवियत यूनियन में स्टालिन की डेथ हो जाती है, उधर भी चेंज हो जाता है, निकिता क्रुश्चेव। तो टाइट बाइपोलर सिस्टम दोस्तों ये होता है कि जिसमें ओनली ये दो ताकतें ही सारा रोल प्ले कर रही होती हैं टाइटली, और कोई एक्टर या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल नहीं होती कि सिस्टम को अफेक्ट कर सके। वो दो ताकतें ना किसी को खातिर में लाती हैं, वो अपने फैसले खुद करती हैं और उनके फैसलों को कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं होता। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आइदर डू नॉट डेवलप और आर इनइफेक्टिव। टाइट बाइपोलर अगेन सुपर पावर्स में वॉच इवेंट्स इन देयर ब्लॉक्स क्लोजली। 1956 में दो ऐसे वाकयात हुए कि जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो टाइट बाइपोलर से ट्रांजिट होकर लूज बाइपोलर हो गया। वो दो वाकयात क्या हुए? एक तो ये कि ब्रिटेन और इजराइल ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने बगैर यूएस से पूछे हमला कर दिया स्विस कैनाल को कैप्चर करने के लिए, बिकॉज उससे एक साल पहले इजिप्शियन गवर्नमेंट ने उस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। एक बात। दूसरा ये कि हंगरी में सोवियत फोर्सेस ने क्रैकडाउन किया बुदापेस्ट में, तो यूएस ने उसको बड़ी हवा दी। यूएस मीडिया ने उसको उठाया कि उनके इमेजेस टैंक्स के बर्निंग के, बंदों को मारने के, शूटिंग के। उन्होंने कहा जी ये तो सोवियत यूनियन जो है वो अगेंस्ट सप्रेशन की तरफ जा रही है, जो कि कम्युनिज्म के ऊपर इल्जाम भी लगाया जाता है, बैड बॉयज हैं। तो उसकी वजह से सोवियत का इमेज काफी हुआ और इवन जो सोवियत यूनियन में ब्लॉक्स थे उनमें फीलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट आई उसकी वजह से। सो उस वक्त हम कह सकते हैं वाज द पीरियड कि जिसकी वजह, और फ्रांस ऑफ कोर्स, वो जब यूएस ने रेप्रीमेंड किया इन तीनों मुल्कों को, तो फ्रांस इवन एलिनेट हो गया यूएस से ज्यादा। ओके, सो उस वक्त टाइटनेस जरा कम हो गई और इट कन्वर्टेड इनटू लूज बाइपोलर। अच्छा जी, बाइपोलैरिटी याद रखिएगा दोस्तों के स्टेबल है ज्यादा। ऑफ कोर्स रीजन आपके सामने है, टाइटली कंट्रोल्ड है सारा कुछ। मल्टीपोलर सिस्टम जो है उसमें बैलेंसिंग ब्रेक डाउन करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। बाइपोलर में इंटरनल बैलेंसिंग होती है, लाइक कोल्ड वॉर इसकी एग्जांपल है। मल्टीपोलर में एक्सटर्नल बैलेंसिंग होती है, जैसे कि 20वीं सदी या 19वीं सदी के अंदर यूरोप के हालात थे, मल्टीपोलर सिस्टम था। अच्छा जी, ये मामला ऐसे हुए कि यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, काफी अर्से बाद याद आया इसलिए मैं भूल गया था। एक मॉडल देता है जो कि ऑफ कोर्स वेस्ट के मॉडल के टोटली ऑपोजिट है, टोटली एंटी मॉडल है। दूसरा जो रेड आर्मी है, सोवियत आर्मी जिसे हम कहते हैं, वो अनलाइक द यूएस आर्मी वाज नॉट डीमोबिलाइज्ड, व्हाइल द यूएस आर्मी वाज एंगेज्ड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट army demobilization in the aftermath of World War II.
that cannot be said about the Soviet Union. So सोवियत यूनियन की इस रीजन के अंदर एक न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी बाय चांस ही मौजूद थी. यूएस ने भी अपना जो प्राइमरी स्टेटस इन द वर्ल्ड अफेयर्स है उसको एक्सर्ट करना शुरू किया जी कि हमारे पास इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा है, ट्रेड का वॉल्यूम, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मिलिट्री पावर तो है ही है, गोल्ड रिजर्व्स हमारे पास हैं, मेजर करेंसीज आपको याद होगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जब हम लोगों ने पढ़ा था तो दे वर बैक्ड विद द डॉलर. सो कोल्ड वॉर एक और अजीब सी बात है कि इट स्टार्टेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ऑलमोस्ट विदाउट नोटिस. बस वो स्ट्रक्चरल हालात नियो रियलिज्म को याद करें वो ऐसे हो गए थे कि इट जस्ट किक स्टार्टेड. इसकी 3 डायमेंशंस थी, आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री. कोल्ड वॉर जिसको हम वर्ल्ड वॉर 3 का भी नाम देते होते थे पहले, इट हैड डिफरेंट फेजेस. पहला फेज 46 से 53 तक, उसमें कोल्ड वॉर का सिस्टम डेवलप हुआ या फॉर्मेट हुआ. दूसरा 53 से 62 कंपेटिटिव कोएग्जिस्टेंस. तीसरा 1963 से 78 डिटांट कहते हैं इसको. चौथा 79 से 85 कोल्ड वॉर 2 बिकॉज वो आर्म्स रेस वाज रीविजिटेड. और पांचवा 85 से 91 कोलैप्स ऑफ कोल्ड वॉर. ये आपने इराज डालने हैं हर सूरत में अपने सवाल में. अच्छा जी, वो जो इस स्लाइड पे था ये तीनों डायमेंशंस, आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री. द आइडियोलॉजिकल डायमेंशन, of course it was a conflict between two politico-economic systems, capitalism versus communism. दूसरा कि जो कोल्ड वॉर की 3 वर्ड्स थी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये वाली बात बताई होगी, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड स्पीयर हेडेड या ड्रिवन बाय यूएस लेड सिस्टम, कम्युनिस्ट वर्ल्ड बाय सोवियत यूनियन, और थर्ड वर्ल्ड इन दोनों का हिस्सा नहीं है. ईस्ट वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ रहा था कि हु विल सर्वाइव, कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म. यहाँ पे बल्कि एक मुझे याद आ गया, आइजनहोवर का उसकी एक सेइंग है, वो कभी आपका दिल किया तो पेपर में लिख भी दीजिएगा कि द यूएस फेसेस अ हॉस्टाइल आइडियोलॉजी, ग्लोबल इन स्कोप, एथियस्टिक इन नेचर, ruthless in purpose and insidious in method. So ये कॉमास में डिटो यही है वर्डिंग, ठीक है. थर्ड वर्ल्ड में आपको मैंने बताया कि मैसिव स्ट्रगल्स हुई फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेस्टर्न कॉलोनियल मास्टर्स. उसकी वजह से जो यूएस लेड सिस्टम है उसको धचका भी लगा बिकॉज ब्रिटेन वाज एन एलाई ऑफ यूएस. और जो सोवियत सिस्टम है वो उसको बूस्टअप मिला कि नहीं, रेवोल्यूशंस अब आना शुरू हो गई हैं. जियोपॉलिटिकल डायमेंशन अगेन, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 7 मुल्क थे जो बाकियों से ज्यादा ताकतवर थे. और 7 आंखें बंद करके हम गिन लेते हैं. ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, इटली, जापान और सोवियत, यही. और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑफ कोर्स 2 रह गए और दोनों का अपना अपना ग्लोबल मिशन था. सो बाइपोलर वर्ल्ड का क्रिएट होना, इट वाज समथिंग वेरी यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ मैन. दे वर चैलेंजिंग ईच अदर, they were at the same time containing each other, and they tried to control other states to follow them. Military dimension again इसकी बड़ी ruthless है कि जो ये 2 मुल्क थे, ये they never engaged in a direct armed conflict. They had such massive nuclear arsenal कि अगर ये engage होते तो वही मैड वाली बात जो मैंने आपको बताई होगी, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दैट वाज इनएविटेबल. सो दे रादर फॉट बाय प्रॉक्सीज. दूसरी बात, लेकिन ये साथ ही साथ में इनएविटेबल या आप कह सकते हैं इम्पेंडिंग मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार भी रहा करते थे. वो याद करें वो जो हमने लेक्चर जब किया था आर्म्स कंट्रोल वाला, वो इतने ज्यादा आर्म्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग बन गए थे कि उनको ऐसा ऐसा कंट्रोल करने की भी जरूरत थी. सो दे डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स, कन्वेंशनल नेवीज एंड आर्मीज, alliances, NATO and the Warsaw Pact, and they engaged in spy wars. And of course, one thing is missing. They engaged in space race.
आपको याद होगा स्पुतनिक 1 गया, सोवियत का था ये 1957 में, फर्स्ट सैटेलाइट। यूरी गैगरिन द फर्स्ट मैन इन स्पेस। देन वो मून वाला मामला, जब जॉन एफ कैनेडी ने कहा था वी आर सेंडिंग द मैन टू द मून। और ऑफ कोर्स उसके अंदर रिकनाइसेंस के मामला भी। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को शदीद किस्म का बूस्ट मिल रहा था, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स बन रही थी। These are good guys or bad guys, by the way? I just ask you. Marx will be of the opinion these are not bad guys because they were following his doctrines. But in essence, these two guys arguably were responsible for the most deaths in 20th century indirectly. We can have an argument on that later, by the way. So that's why they are called red dictators. So Stalin and Mao, मैंने आपको शायद ये बात पहले भी बताई होगी, मैथ्यू वाइट की जो बात है द ग्रेट बिग बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स, उसमें वो यही कहता है कि here was an experiment arguably the largest in the social history of man, failing spectacularly. Communism. वो कहते हैं कि अगर कोई एक या दो मुल्कों में कमी पेशी होती तो मैं कहता कि might be one or two bad guys have given the whole movement a bad flavor. But when death and destruction followed every communist regime, every communist country, we have to accept there is something wrong within the system. Again, वो वैसे स्टार्ट करता है उस चैप्टर को द ब्लैक चैप्टर ऑफ कम्युनिज्म, उसको स्टार्ट ऐसे करता है कि नेवर आर्गू विद अ पर्सन हु आर्गूज अगेंस्ट कम्युनिज्म इन थ्योरी। ठीक है, यू कैन नॉट डिफीट मार्क्स ऑन थ्योरी, बिलीव मी। मैंने बिकॉज आई हैड फिलोसफी इन CSS ऑल्सो, सो मैंने मार्क्स को फिर पढ़ा है रसल वगैरह से और विल्ड्यूरांट से, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज है। उसकी जो डॉक्ट्रिन है, यू कैन नॉट रिफ्यूट, यू हैव अदर थिंग्स, यू कैन काउंटर द डॉक्ट्रिन इन स्पेसिफिसिटीज, यू कैन नॉट काउंटर इन टोटलिटी द मार्क्सियन पर्सपेक्टिव। बाय द वे वो अगेन लंबी बात है, कभी लिख लें, बताऊंगा आपको बाद में। He was George Kennan. He was the ambassador of US in Soviet Union. He, we can say, was the person responsible for containment. वो जो ट्रू मैन की डॉक्ट्रिन थी ना, ओके, ये लिखी हुई है। इसने एक लॉन्ग टेलीग्राम लिखा यूएस को, ठीक है, बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वो टेलीग्राम इफ आई गेट इट मैं पढ़ के बता देता हूँ। बाय द वे मेरे पास ही है, सो मैं बोलता जाऊंगा, फिर आपका अगर दिल होगा इसे पेपर में कभी मेंशन कर दीजिएगा। द मार्शल प्लान, द प्रिपरेशंस फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट and the first moves towards the establishment of NATO were taken in Moscow as the beginnings of a campaign to deprive the Soviet Union of the fruits of its victory over Germany. ठीक है, ये बेसिकली यूएस और सोवियत का मैं पर्सपेक्टिव जो है इसको जिसे आप कह सकते हैं ना कंडेंस कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। आगे, द सोवियत क्रैकडाउन ऑफ चेकोस्लोवाकिया 1948 एंड द माउंटिंग ऑफ बर्लिन ब्लॉकेड 1949 में हुआ था ये वाला वाकया, बोथ एसेंशियली डिफेंसिव। Reactions to these western moves were then similarly misread on the western side. Shortly came the crisis of Korean War 1951 से 53 तक, where the Soviet attempt to employ a satellite military force in civil combat to its own advantage by way of reaction to US decision to establish a permanent military presence in Japan was read in Washington as the beginning of the final Soviet push for world conquest, whereas the active US military response provoked by this move
appeared in Moscow as a threat to Soviet position in Manchuria and Eastern Siberia, sorry. ये बहुत कुछ हुआ था, ये उसकी एक ग्लिम्प्स है बेसिकली। अच्छा जी, वेस्टर्न फियर्स क्या थे इस सारे केस में? अगेन ये इतने क्लियर हैं कि मुझे इनको रीड करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैंने पहले बता दिया आपको। सोवियत फियर्स वो ये आपके सामने है। फैक्टर्स ऑफ वेस्टर्न सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ये थे कि वेस्ट ये समझता था कि यूएसएसआर करप्ट भी है, इंटरनली वीक भी है, यूएस एक पावर हाउस है, यूएस के पास इनॉर्मस एडवांटेज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, न्यूक्लियर मोनोपोली 1949 तक रही थी ये, बाय द वे सोवियत ने बना लिया था। एयर सुपीरियरिटी, आर्मी बहुत आला थी इनकी, और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का आर्किटेक्ट है। तो लोग कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे बल्कि लिबरलिज्म की तरफ आएंगे। सो ये भी कॉन्फिडेंस था कि दैट टोटलिटेरियनिज्म विल बी रेजिस्टेड बाय मोस्ट पीपल, द वेस्ट शुड प्रमोट फ्रीडम। फैक्टर्स ऑफ सोवियत सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगेन सोवियत ने दे हैड स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। इवन हिटलर की डाउनफॉल स्टार्ट ही रशिया इन्वेजन की वजह से हुई थी। सोवियत के एसेट से वास्ट टेरिटरी, टोटलिटेरियन सिस्टम और रोल इन द ग्लोबल लेफ्ट। कैपिटलिज्म उनके मुताबिक वाज इन क्राइसिस, और ग्लोबल लेफ्ट जो राइज कर रही थी दैट वाज पोटेंशियली अ सोवियत एलाई। स्टालिन का वर्ल्ड व्यू क्या था? वो दिस वन था। अगेन इट इज सो क्लियर, यू कैन जस्ट रीड इट एंड यू विल हैव द ग्लिम्प्स ऑफ दैट। लेफ्ट का जो वर्ल्ड व्यू था, द पोस्ट वॉर ऑफेंसिव, वो ये था, और ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है।